यूपीएससी सिविल सर्विसेज की संभावित परीक्षा जिसे 24 मई को घोषित किया था, यूपीएससी ने खुद अपने कैलेंडर में घोषित कर रखा था और फिलहाल पोस्टपोन्ड है। नई तिथि अभी यूपीएससी ने घोषित नहीं किया है। यूपीएससी की प्रशासनिक ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रशासनिक कारणों से इस परीक्षा को स्थगित करने का कारण बताया गया है। जैसे ही कोई नई डेट उपलब्ध होगी हम आपको आगाह कर देंगे। इस मिले हुए समय का पूरा उपयोग करिए और परीक्षा की पढ़ाई को, उसके अध्ययन को आप सब जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मिले अवसर को अपने हित में उपयोग करिए ताकि अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। नए नोटिफिकेशन तक वेट करते हैं कि क्या बदलाव है या क्या संभावनाएं और अधिक यूपीएससी डिक्लेयर करता है। आज के इस क्लास को समझने के लिए ये अवसर है कि चूंकि परीक्षा हो ही जाएगी, कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड होगी, बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं कि यूपीएससी अपनी परीक्षाओं के तिथियों को स्थगित करे, पर कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बता रहे हैं यूपीएससी के लोग। एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं कि ये परीक्षा क्या है, किस पैटर्न पे होती है, प्रीलिम्स में किस तरह के सवाल होते हैं, उसका सिलेबस क्या है, मेंस का क्या पैटर्न है, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स क्या है, इंटरव्यू का पैटर्न क्या है। आज के इस क्लास को समझने की आवश्यकता है। जो लोग इस अटेम्प्ट को नहीं दे रहे हैं या अगले अगले अटेम्प्ट को दे रहे हैं, तो 27 को या 28 को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, या जिन्होंने अभी पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं किया इस परीक्षा के लिए, उनके लिए भी समझने का एक उपयुक्त अवसर है। 2 साल का समय निकालिए, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। देश को विकास के क्रम में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां संभालने का ये परीक्षा है। ब्यूरोक्रेट केवल अपने लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता, बल्कि वो देश की सेवा के लिए परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है, और यूपीएससी उसमें सबसे सर्वोच्च परीक्षा है, जिससे आपको भारत की आर्थिक क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, सामाजिक संबंधों की व्याख्याएं, सामाजिक न्याय जैसी संकल्पनाओं को भारत की सेवा के लिए करने का अवसर प्राप्त होता है। ये परीक्षा केवल इसलिए नहीं है कि आप एक परीक्षा को उत्तीर्ण करके एक सरकारी नौकरी पा जाइए, बल्कि ये परीक्षा, ये नौकरी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप न केवल समाज की, सरकार की, बल्कि वो दूरस्थ स्थल पर बैठा हुआ जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसको सबसे अधिक देश की और देश की सुविधाओं की आवश्यकता है, उन तक पहुंचने का या उन सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का आप माध्यम बनते हैं। जो अवसर मिला है आपको, जो समय आप इस परीक्षा के लिए आप निश्चित कर पा रहे हैं, उसका संपूर्ण लाभ उठाइए। अपनी लाइफ का, जीवन का 2 साल इस परीक्षा को समर्थित रूप से या पूरी डिवोशन के तौर पर दीजिए। परीक्षा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। आजकल तो कम उम्र के बच्चे, 22 साल 23 साल के बच्चे समय पूर्व इस परीक्षा को समझकर और अपने बुद्धि के विकास के आधार पर वे लगातार टॉपर्स दिखाई पड़ रहे हैं। हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में समान बुद्धि रखता है। प्रश्न ये होता है कि उस बुद्धि का, उस क्षमता का उपयोग किस दिशा में और किस प्रकार से वो करता है। अगर सही मार्गदर्शन हो, सही मेंटोरशिप हो और सही आयु, सही समय में उसको सारी जानकारियां हो, तो बच्चे मेहनत करने से नहीं दूर भागते और अंतिम रूप से सफलता में अर्जित होते हैं। आइए समझते हैं कि इस परीक्षा का परिणाम क्या है,
इसका पैटर्न क्या है और अंतिम रूप से परीक्षा किस आधार पर या किस तरह से अपने आप को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक आपको पहुंचाती है और अंतिम रूप से आपको सफल करके एक नौकरशाह के रूप में आपकी नियुक्तियां कर देती हैं। CSC लिखने का मतलब है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है जो इस परीक्षा को कराती है। इस परीक्षा के 3 चरण हैं। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा, और तीसरा है मौखिक परीक्षा। तो जो लोग प्रीलिम्स पास करते हैं बच्चे, उनको अवसर मिलता है मेंस में जाने के लिए, और जो मेंस पास करते हैं उनको इंटरव्यू देने का अवसर मिलता है। जो इंटरव्यू पास करते हैं वो अंतिम रूप से सेलेक्ट हो जाते हैं या उनका अंतिम सिलेक्शन हो जाता है। अब वो नौकरशाह के रूप में कहीं ना कहीं अपनी आपको सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। समझने का प्रयास किया जाए कि प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, कौन बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, कितना रेशियो पर पास करने वालों का है, और फिर मेंस पास करके कितने रेशियो में बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। प्रीलिम्स एक ऐसी एग्ज़ाम है जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको स्क्रीन करती है, एक छटाई करती है कि आगे की परीक्षा में कौन लोग अपीयर होंगे। प्रीलिम्स के अंक कहीं आपके मार्क्स में, अंतिम मार्क्स में जोड़े नहीं जाते। तो ये एक तरह की स्क्रीन टेस्ट है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। ये परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों पर आधारित है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इस परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और निगेटिव मार्क के साथ होते हैं। अगर एक प्रश्न सही होता है, दूसरा गलत होता है, तो 0.25% अंक निगेटिवली उसको काट दिया जाता है। तो मान के चलें कि ये परीक्षा निगेटिव अंकों के साथ जांची जाती है। यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस डिक्लेयर कर रखा है इस परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए, उसमें मैं समान तरीके से लिख दूं जो यूपीएससी ने डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन उसके आगे भी बढ़कर चीज़ों को देखा जाता है। इसीलिए कोचिंग क्लासेस या सही आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है कि दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो जाता है या उसका लेवल कैसे क्रिएट किया जाए कि वो एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी मोड में आपको उपलब्ध हो जाए। प्रीलिम्स को अगर देखें ना तो इसमें है इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एंड कल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट या पर्यावरण, और तीसरा अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी,
भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये याद रखना पड़ेगा कि साइंस का पोर्शन केवल प्रीलिम्स का है, मेंस में साइंस से क्वेश्चंस नहीं आते। टेक्नोलॉजी से बहुत से सवाल प्रीलिम्स में देखे जाते हैं और टेक्नोलॉजी इज अ प्योर पार्ट ऑफ मेंस इन द थर्ड पेपर। तो साइंस एक ऐसा कैटेगरी है जो साइंस प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है, और टेक्नोलॉजी दोनों पार्ट में है, प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स में साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी के कम होते हैं। मेंस में साइंस है नहीं, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से है, और बहुत करंट जो डिस्कवरीज वर्ल्ड में हुई है साइंस को लेकर, या साइंस के किसी भी एक सेगमेंट में, उससे सवाल अधिकांश पूछा जाता है। या साइंस ने टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर क्या डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर सवाल हमेशा बहुत करंट फॉर्म में पूछा जाता है। और साथ में जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, घटनाक्रम है, वो इस एग्ज़ाम का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जो करंट अफेयर्स भी कहा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत डायनेमिक है, रेंज है इसकी, अलग अलग सेगमेंट है। बहुत से बच्चे जो करंट अफेयर से लेके कंफ्यूज रहते हैं, हम एक करंट अफेयर की सीरीज चलाने की सोच रहे हैं, ताकि इस पार्ट पे जो इसका कवर अप है, करंट अफेयर का जो पोर्शन प्रीलिम्स में एंड मेंस में पूरी होती है, वो कवर अप कर लें। और ये एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। ये गिवन सिलेबस है जो यूपीएससी ने इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रपोज कर रखा है कि इसकी तैयारी करके आइए, इसको पढ़ लिख कर इनमें से 100 सवाल करिए। ऑब्वियस है कि मेरिट इतनी नहीं आती 100 सवालों की, 52-53% पर सिलेक्शन हो जाता है, तो मतलब 50 सवाल 60 सवाल के आसपास अगर तैयारी है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। कैटेगरी चाहे जो भी हो, जनरल क्लास की, ओबीसी की, एससी एसटी की, पर कैटेगरी चाहे जो है, मेरी सलाह हमेशा ये होती है कि आप अपर लेवल पे सोचें। रिजर्वेशन एक अच्छी चीज़ है, उसका बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन अपनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड आप पूरा रखें। 60% 65% के आसपास अपनी तैयारी पूरी करें, ताकि अगर मेरिट डाउन ही रहती है, 50-55% के आसपास रहती है, तो उसमें आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो। कैटेगरी का प्रिविलेज बिफोर मान के चलना कि मेरी कैटेगरी एक रिजर्वेशन की है, तो हम रिजर्वेशन में ही क्वालिफाई करेंगे, ये मानक स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है। पढ़ाई का तरीका ये हो कि आप स्टैंडर्ड पे पढ़िए और जनरल क्लास के लेवल आके फाइट करिए, तो आपकी योग्यता का सही प्रदर्शन संभावित हो जाएगा। दूसरा पेपर है, उसको कहते हैं सीसैट। ये मात्र क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग का मतलब ये हुआ कि इस पेपर के अंदर आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इफ यू नॉट गेट 33% marks in the paper 2, that is SAT, your first paper not checked or not considered by UPSC is very commonly you have yellow card. हिंदी में इसको समानता ये कह सकते हैं कि अगर आप सेकेंड पेपर में सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, तो आपका पहला प्रश्न पत्र यूपीएससी नहीं जांचेगा, चाहे आप जितने अच्छे सवाल किए हो। तो आप मान के चलें कि आप पूरे प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। समान अर्थ ये होता है कि आपको येलो कार्ड में दे दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है फर्स्ट पेपर को जांच करने के लिए।
इसमें ये पेपर महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, स्पेशली हिंदी बेल्ट के लड़के इस सेट को के बड़ा कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश का अप्रोच है इस पेपर के अंदर, पर अगर ऐसा भी है कि आपको बहुत इंग्लिश नहीं आती तो कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक ब्यूरोक्रेट्स ये एस्पेक्ट हम कर सब करते हैं कि वो तो उसको थोड़ा भाषा का ज्ञान हो। हिंदी हमारे भारत की राज्य की भाषा अब तक बनी हुई है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट को इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि वो पढ़ ले, कुछ बोल ले या कुछ लिख पढ़ सके। बस इसी की परख है सोसाइटी के कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो छोटे मोटे अगर कोई पेपर भी पढ़ते हैं, मैं नहीं कहता कि हिंदी मीडियम वाले द हिंदू पढ़ें, कुछ छोटे पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या कोई लोकल इंग्लिश का पेपर आता है या कुछ मैगजीन्स आती है तो उसको आप रफली पढ़ सकते हैं, ताकि अपनी वोकैबुलरीज को और अपनी इंग्लिश की लेंथ को, लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। वैसे बेहतर तरीका ये होती है कि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है उस फ्रेंड सर्किल के अंदर थोड़ा सा भाषा का ट्रांसफ़र करिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए इंग्लिश में या हिंदी में, तो भाषा ज़्यादा इम्पावर्ड होती है। कॉमनली इस पेपर को भी हम देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस में यूपीएससी ने जो डिक्लेयर कर रखा है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य गणित। इसमें अंक गणित ज़्यादा है, कुछ फ्रैक्शंस के हैं, कुछ रूट्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ टाइम डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टैबुलेशन है, कुछ 8, 10, 12 सवाल के आसपास इसमें मैथमेटिकल पोर्शन से आता है। पर एक एक चैप्टर को जब हम जोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंच जाता है। मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 80 क्वेश्चन पे आधारित ये प्रश्न पत्र है, जिसका सिलेबस कुछ इस तरह का है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, दोनों तरह की रीजनिंग है। जो लोग रीजनिंग को पढ़ते हैं उनके लिए भी ये अनिवार्य है कि दोनों तरह की रीजनिंग पढ़कर जाएं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इसका थर्ड सिलेबस का पार्ट है। डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की क्षमता, कि किसी भी मुद्दे पर एज अ ब्यूरोक्रेट किस प्रकार के सही निर्णय लेगा ताकि वो जो समाज में वो मैसेज जाए वो बहुत सही हो और उसका इन्फ्लुएंस जो पड़े वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव में हो। एक डेटा इंटरप्रिटेशन का कुछ आंकड़े हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है जो बार डेटा पर या ग्राफ पर डिपेंड करता है, तो कुछ थोड़ा सा एलिमेंट्री ज्योमेट्री भी पढ़ ले। और इसका एक चैप्टर है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। इसी पेपर में हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसी चैप्टर पे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। आपको इंग्लिश का एक पैसेज होगा, उसको ट्रांसलेट भी करना होगा हिंदी में, या आपने जो भाषा का चयन किया उसमें, या आपको इस दिए गए पैसेज से उसकी मीनिंग, उसकी जो हेडलाइन बनती है वो, और कुछ 5 से 6 उसी पैसेज के अंदर से कुछ सवाल दिए होते हैं, इस पैसेज के अंदर से ही उसके आंसर्स निकालने होते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको ये कम से कम ये आना चाहिए कि लिखा है क्या रहा पैसेज, उस पैसेज का जो पैराग्राफ्स है उसकी मीनिंग क्या है। तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको पढ़ लें और समझ लें कि उस पूरे पैसेज का क्या अर्थ है, और फिर उसके अंदर से वो सवाल पूछ रहा है, वो सवाल के आंसर्स को भी छाट कर निकाल कर उसका उत्तर का चयन कर सकें। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप न्यूज़पेपर के रीडर हैं तो आपके लिए पेपर आसान है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आसान इसलिए होता है कि वो हिंदू जैसे पेपर को रेगुलर पढ़ते रहते हैं, और देखा ये गया है कि मोस्टली देखा गया है कि तो लोग इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, हिंदू को हिंदू से ही सीधा पैसेज ला के एग्ज़ाम में रख दिया गया है, क्योंकि उस पेपर का स्टैंडर्ड वास्तविक रूप में बहुत अच्छा है।
तो मोस्टली ये देखा गया है कि द हिंदू के जो एडिटोरियल पेज के पैसेजेस होते हैं, जो कॉलमनिस्ट उसको आंकड़ों के बिहाफ पर, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बिहाफ पर वो करंट सिचुएशंस से जोड़ कर लिखते हैं, वो आपके इस पेपर का एक पार्ट होता है। मोस्टली वही पैसेज आपके एग्ज़ाम के अंदर भी दिखाई पड़ता है, और वहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए इंग्लिश मीडियम के लिए वालों के लिए ये पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है, ये चैप्टर थोड़ा आसान हो जाता है। ये है सीसैट का सिलेबस आपका। अगर जहाँ तक मेरिट की बात किया जाए कि क्या कट ऑफ है, जो लोग इसमें अपियर हो रहे हैं या जो लोग एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनके लिए एक बात यह है कि 33% पे आपको मार्क्स पाना होगा, और सीसैट के अंदर तब जाके अभी कॉपी चेक हो जाती है। मोस्टली अगर 10 ये साल या 20 साल में या जब से एग्ज़ाम हो रहा तब से जो नया पैटर्न आया है वो या पुराना पैटर्न था, उन सबके बिहाफ पर देखा जाए तो आप मान के चलें कि प्रीलिम्स की जो कट ऑफ मेरिट है वो प्रोबेबली कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए जनरल क्लास की तो 52 से 55 के आसपास दिखाई पड़ी है। अगर मैक्सिमम लेंथ देखा जाए तो वो 57 या 58 तक गई है, इससे अधिक कभी गई नहीं आज तक। जितने भी एग्ज़ाम हुए लगभग 78 के आसपास या 74 के आसपास। 50% से अधिक मेरिट कभी गई नहीं है। तो मान के चलिए या पिछले लास्ट 10 ईयर्स को देखा जाए तो 52, 53 पे बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरा सजेशन ये होता है कि गिवन सिलेबस के अंदर से आप अपने एग्ज़ाम की जो लेंथ रखिए वो 60% तक रखिए, ताकि 60% अगर आपके पास श्योरिटी है इस एग्ज़ाम को अपियर करके सही सवाल करने की, तो आपकी कैटेगरी चाहे जो भी हो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो रहा है। रिजर्वेशन आपके लिए एक फैसिलिटेशन है, वो फैसिलिटेशन आपको एक प्रिविलेज देता है, उसका लाभ होगा, आपकी कैटेगरी को लाभ होगा, आपका चयन में लाभ होगा। मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करती। अगर टोटल हम देख लेना तो 1 से 3% के बीच में कैटेगरी चाहे जो हो वही फ्लक्चुएट करती है। SC ST को अगर कंसिडर किया जाए या ST को कंसिडर किया जाए तो वो लगभग 5 से 6% मेरिट डाउन हो जाती है SC ST कैटेगरी के लिए। लेकिन जनरल कैटेगरी और OBC के बीच में मेरिट का बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है। सम ऑफ 0.5%, सम ऑफ 1% के बिहार पर मेरिट फ्लक्चुएट करती है जनरल क्लास और OBC क्लास के बीच में। SC क्लास में 1 to 3% के बीच में डाउनफॉल होता है, और ST कैटेगरी में थोड़ा सा 5 से 6% रहता है। EWS वालों को आजकल थोड़ा सा बेनिफिट है, लेकिन मैं फिर से आपको आगाह कर दूं कि EWS क्लास को अगर कोई ऑप्ट करता है तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि अब यूपीएससी वो नहीं है कि वो आपको वेरीफाई नहीं करेगा। अगर कोई कैटेगरी का है तो कुछ पिछले साल जो कुछ विवाद हुआ है या कई एक लोग फेक डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर सेशन लेकर पूरे भारत में बेइज्जत हुए और फिर यूपीएससी ने उनको बाहर किया, तो डॉक्यूमेंटेशन पे किसी प्रकार का छेड़छाड़ मत करिएगा, और ना ही कोई फेक डॉक्यूमेंट करके या सबमिट करके अपने सेशन की कोई पॉसिबिलिटी बनाइए। आप वास्तविक रूप पे जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में ही अपीयर होइए और उसी कैटेगरी में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करिए। जेन्युइनली कीजिए। आप भारत की सेवा के लिए जा रहे हैं, सामान्य व्यक्तियों की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आपका कोई ये विचार नहीं हो सकता कि हम गलत चयन का आधार बनाएं। आपके चयन का आधार भी आपके सही डॉक्यूमेंट और वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए। तो मैं आपसे को ये समझा ही सकता हूं केवल, बाकी आपका निर्णय है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में किसी प्रकार का भेदभाव या अंतर्भेद मत करिए या किसी प्रकार का फेक डॉक्यूमेंट सबमिट मत करिएगा।
तो मेरिट का कम से कम कमोबेश ये है कि आपको कट ऑफ मेरिट लगभग इस कैटेगरी में ही है, इससे अधिक नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे करते हैं लोग, कौन कर रहा है प्रीलिम्स क्वालिफाई, क्या यूपीएससी ने क्या क्राइटेरिया बना रखा है कि हम इस बिहाफ पर इतने लोगों को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि 26 का एग्जाम आने वाला है, हम मान के चलते हैं कि यूपीएससी 2026 के एग्जाम में नंबर ऑफ वैकेंसी, मैं केवल एग्जांपल सेट कर रहा हूं ताकि आंकड़ा सही आ जाए, कि 1000 नंबर ऑफ पोस्ट डिक्लेयर कर विभिन्न तरह की आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस मिलाकर कुछ 23-24 पोस्ट है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी मिलाकर अलग से वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मान के चलते हैं एज एग्जाम्पल कि यूपीएससी ने 2026 के एग्जाम के लिए 1000 वैकेंसी को डिक्लेयर किया, और इस 1000 वैकेंसी के लिए सम ऑफ 2026 में सपोज टू बी 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 10 lakhs to appear in this examination, fill up the form in this examination. For example, कभी 8 लाख, कभी 9 लाख, कभी 7 लाख, कभी 11 लाख, इस तरह का रेशियो देखने को मिलता है। बहुत से लोग एग्जाम को छोड़ते भी हैं, उनके अटेम्प्ट को गिना नहीं जाता, एग्जाम देने का अटेम्प्ट गिना जाता है। अगर एग्जाम को नहीं दिया जा रहा है तो अटेम्प्ट यूपीएससी कंसिडर नहीं करता, उसको वो मानता नहीं है कि अटेम्प्ट उसका छोड़ दिया गया है। जितना भी वैकेंसी है, 1000 की वैकेंसी दिया है 26 के अंदर, मान लो, तो प्रीलिम्स का जो उसका क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का, नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीप्लाइड बाय 15, फॉर्म इतना भरा गया है, लेकिन क्वालिफाई कितना करने जा रहा है, केवल और केवल 15,000 लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है कि हमको इतना ही क्वालिफाई कराना है। 15,000 लोगों को क्वालिफाई कराना है, तो 15,000 के मेरिट पे कितने लोग आ पाते हैं वही क्वालिफाई करेंगे। ये तरीका है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का, जो क्राइटेरिया यूपीएससी ने निश्चित कर रखा है। कुछ समय पर कुछ बदलता है, कभी 18% हो जाता है, यूपी के अंदर 18% है, या कभी स्टेट पे कुछ और फ्लक्चुएट करता है, पर सामान्यतः यूपीएससी इस प्रकार से ही प्रीलिम्स में लोगों को क्वालिफाई कराता है। इसका मतलब कि फेल होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर यही आंकड़ा है फॉर्म फिलअप करने का मोर और लेस, तो आप मान के चलें कि 15,000 तो क्वालिफायर है, और 9,85,000 लड़का ऐसा है जो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया है। तो पास करने वालों की संख्या बहुत कम है, फेल्योर की नंबर ऑफ परसेंटेज ज़्यादा है। तो सीरियस होइए। इसका मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं है, समय मांगता है, सही मार्गदर्शन मांगता है, सही गाइडेंस मांगता है, उस आधार पर परीक्षाएं होती हैं। अब जो लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, जिन्होंने पास किया है, उन लोगों को अवसर मिलता है मुख्य परीक्षा में अपीयर होने में। कॉमनली जो अभी डेट डिक्लेयर किया था यूपीएससी, जो कल पोस्टपोन्ड हुई है, 24 मई को ये एग्ज़ाम होना था संभावित, लेकिन चूंकि प्रशासनिक कारणों से यूपीएससी ने कल कहा अपनी वेबसाइट पर कि परीक्षा पोस्टपोन की जा रही है। अगली डेट अभी उपलब्ध नहीं है, जैसी उपलब्ध होगी हम सब आपको बता देंगे। पर जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनको अवसर मिलता है मुख्य परीक्षा को देने का। एक बार रफली देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो यहाँ से मैं राइट करना शुरू करूँ तो जो सबसे पहला पेपर है वो पेपर कहलाता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब 2 भाषाओं को का आपको उत्तर देना है। एक भाषा होगी इंग्लिश, जो सबके लिए इक्वली ही कंफर्टेबल है। दूसरा है आपका कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, भारतीय संविधान के
8 शेड्यूल के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो दूसरा आपका उसी पेपर के अंदर लैंग्वेज होगी, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज जो आप ऑप्ट किया है वो हिंदी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, आसामी, इन सब भाषाओं का जो एक 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो संख्या 22 की उनमें से कोई एक। इस लैंग्वेज को पास करना मैंडेटरी है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पेपर के अंदर मिनिमम आपको 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लाते तो बाकी आपका जो भी आपने परफॉर्म किया है वो सब ज़ीरो मान लिया जाएगा। तो कॉपी ही कंसिडर नहीं की जाती, तो आपका सारी परफॉर्मेंस, सारी मेहनत, सारी पढ़ाई लिखाई आपको वेस्ट जाती है। लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर इन द मेंस एग्जामिनेशन. Only 25% get. If you get, then you are eligible for the next subject to checked by the UPSC Commission. इस लैंग्वेज पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर है आपका एस्से राइटिंग का। 2 निबंध होगा आपके पेपर में, 2 लिखना होगा। दिए गए पेपर में कुल 8 निबंध होगा, 8 में से 2 लिखना होगा। जो निबंध के टॉपिक्स होते हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिलोसॉफिकली, इथिकली, इन पेपर से, इन सब्जेक्ट से पेपर के अंदर निबंध के टॉपिक्स होते हैं जो आज की बहुत करंट इवेंट से जोड़कर यूपीएससी पूछता है। और जो इस एसे के राइटिंग का वर्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट 700 to 800 के आसपास मान लिया जाता है। किस वर्ड लेंथ में अगर आप एसे को राइट करके आ रहे हैं तो अच्छा एसे माना जाता है, इसलिए क्लास बहुत आवश्यक हो जाती है। दिए गए 8 निबंधों में से आपको 2 लिखना होगा। इस एसे पेपर के बाद आपके पास आता है जनरल स्टडीज के पेपर। इसमें कुल मिला के 4 पेपर है, तो एक एक करके हम डिफाइन कर लें। पेपर 1, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। पेपर 1 का पहला जो कॉम्पोजिशन है वो ये है। इसी पेपर का जो भाग है जो जोड़ा जाता है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जैसे हम नाम लेते हैं, 2 तरह की ज्योग्राफी हमेशा बन जाती है। एक है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। याद रखने की बात है कि पेपर 1 के अंदर इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट नहीं है, वो पेपर 3rd का पार्ट है। So Indian geography and the world geography is a part of paper 1. Environment, biodiversity, disaster management is a part of paper 3rd in the mains papers examinations. और इसी का जो 3rd पार्ट है वो है इंडियन सोसाइटी। So these are the important subject in the paper 1. हर एक पेपर एक डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखना होगा, जैसे आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाएं देते आए हो, लिखने के क्रम में वैसी परीक्षा है। सबके सामने कितना शब्द का होगा वो आंसर वो लिखा होगा, और कितने अंकों का है वो भी लिखा होता है। तो मोस्टली 20, 15, 12.5 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। जो वर्ड लेंथ है 125, 150, 200 एंड 250 वर्ड्स के वर्ड लेंथ मानी गई है, देखा जाता है।
तो मैं लिख कर बता दूं कि जो मेंस में सब पेपरों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो है 20 सवाल है। इसका जो वर्ड लेंथ है, कितनी शब्द सीमा है, तो कुछ इस प्रकार से यूपीएससी पूछता है। शॉर्ट नोट्स है तो 125 वर्ड्स में, या थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करवाता है तो 150 वर्ड्स में। अगर 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो उसके मार्क्स प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का क्वेश्चन वो होता है। अगर वर्ड लिमिट उसकी 150 की है तो प्रोबेबली 12.5 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। अगर वो उसकी वर्ड लेंथ 200 की है तो प्रोबेबली उसकी जो मार्क है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। जिसके वर्ड लेंथ 250 है उसकी जिसका जो मार्क्स है वो मोस्टली 20 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह का यूपीएससी अपने पेपर के कंपोजिशन में नंबर ऑफ वर्ड एंड द मार्क्स कंपोजिट करता है। तो पेपर वर्क का कुछ कंपोजिशन, ये सारे जीएस के पेपर इसी तरह से होते हैं। ये डिस्क्रिप्शन पेपर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ वर्क एंड नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ किस तरह से डिजाइन किया यूपीएससी ने, वो इस तरह से कुछ होता है। पेपर 2, 3 एंड 4 को भी देखा जाए किस प्रकार से उनके कंपोजिशंस है पेपर की मैकेनिज्म में। पेपर 2 है भारतीय संविधान, और इसे भी जोड़ दिया जाए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। बात का संविधान और संविधान किस प्रकार के सिद्धांतों को अपने अनुच्छेदों में, अपने भागों में, अपने शेड्यूल्स में किस तरह की अवधारणाएं सिद्धांत सर्जित करता है, उसकी संपूर्ण डिटेल और स्पष्ट व्याख्याएं जानने की का तरीका है। और ये भी अनिवार्य है कि संविधान के आधार पर हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रखी है। वी आर द डेमोक्रेटिक स्टेट, वी आर सॉवरेन स्टेट, वी हैव ओन फॉरेन पॉलिसी because we are sovereign. We don't decide, we don't accept any internal or external pressure. तो भारत का संविधान अपनी राजनीति में स्वतंत्र रूप से किस प्रकार की व्यवस्थाओं का सृजन करता है, भारतीय संविधान के साथ साथ इन सब बातों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पेपर थोड़ा सा स्टैटिक भी है, थोड़ा डायनेमिक भी है। इसका दूसरा भाग है गवर्नेंस का, अभिशासन या प्रशासन का। कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो किस प्रकार से काम करती है। आपका जब चयन होता है तो आपके पास क्या अधिकार होते हैं, किस प्रकार से काम करने के लिए, जो पद क्रम निर्धारित हैं, कैसे आपकी हायरार्की निश्चित होती है। थ्योरी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, थ्योरी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, और बहुत सी संकल्पनाएं हैं इसके अंदर। कुल मिला के 22-23 चैप्टर है गवर्नेंस के अंदर, जो इस बात को ब्रीफ करता है कि भारत की राजनीति या भारत की सरकारें, भारत की ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे भारतीय प्रशासनिक क्षमताओं को जानने के लिए। इसके जानने का एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि पेपर 4 पे बहुत हेल्पफुल है। एक बार 30-35% पार्ट इसी गवर्नेंस से जुड़ जाता है। तो एक पेपर 2 में फायदा तो करता ही, ये पेपर 4 में भी बहुत हेल्पफुल है। ये टॉपिक है, बारीक में पढ़ने के लिए क्लास या किसी अच्छे बुक का सहारा लिया जा सकता है। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो है IR। इसको समझने के लिए दो तरीके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस
और दूसरा इसी का भाग जोड़ के पढ़ा जाता है आईओ। आईओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कार्य करने का तरीका, उसके काम करने, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग, या दुनिया में दूसरे जो क्षेत्रीय संगठन हैं जैसे आसियान हो गया या ब्रिक्स हो गया या नाम हो गया या अफ्रीकी संघ हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, बहुत ढेर सारे संगठन हैं। तो कैसे वो काम करते हैं, उनके काम करने का क्या क्लोज है, क्या उसका एस्पेक्ट है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कार्यालय कहाँ पर है, उसकी समिट्स कब हुई, क्या डिक्लेरेशन हुआ, इन सब बातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रिलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ऑब्वियसली मेंस के लिए है ये। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमारे भारत की विदेश नीति, विदेशों से संबंध, भारत और पड़ोसी देश, आसियान के देश, अफ्रीकी देश, यूरोपीय देश, व्यापारिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, इन सब संदर्भ में इस चीज़ को पढ़ा जाता है। एक अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन या आईओ बहुत करंट इश्यूज है। अगर किसी ने 2 साल पहले, 1 साल पहले पढ़ के रखा है तो बेकार हो जाता है वो। आपको 1 साल के अंदर की घटनाक्रम से परिचित होना चाहिए कि भारत ने अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, संबंधों में पिछले 1 साल में क्या कुछ किया है, क्या डेवलपमेंट किया है, क्या नए रिश्ते बनाए हैं, किनको खोया है, किसको नया डेवलप किया है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, या भारत की सुरक्षा के संदर्भ में हो, या उसका ऐतिहासिक आधार पर कुछ नया डेवलपमेंट हो, या कुछ कल्चरल एजुकेशनल रिलेशंस डेवलप हुआ है। इस संदर्भ में 1 साल के घटनाक्रमों को देखकर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पुराने आंकड़े हैं बहुत रेलिवेंट नहीं होते इस एग्ज़ाम के लिए। ये जो चैप्टर है या जो सब्जेक्ट है बहुत करंट से संबंधित है, और करंट का मतलब ये है कि आपका जो करंट अफेयर है वो पूरी तरह से इन सब भागों से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी का जो चौथा और लास्ट पार्ट है वो है सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाज, कोई भी समाज, हमारा समाज या विश्व का कोई भी समाज अपनी संरचना में एक समान नहीं है। वैसे भी भारतीय समाज बहुत विविध समाज है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, न केवल रंग के आधार पर, न केवल जाति वर्ण के आधार पर, और न ही केवल धर्म के आधार पर, बल्कि भारत की विभिन्नता ये है कि हमारा पर्यावरण, हमारा खान पान, बोली, भाषा, पहनावा, स्थानीय पहचान, स्थानीय बोलियां, स्थानीय रीति रिवाज, इन सब डाइवर्सिटी के बाद हमारा भारत बनता है, सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है। ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि जब इतना समाज विविध है तो हर एक किसी को एक जैसी सुविधाएं नहीं चाहिए। जैसे अभी एक भारत के अंदर एक राजनीतिक मांग है कि भारत में जातिगत जनसंख्या का गिनती होना चाहिए या उसका सेंसस डिक्लेयर किया जाए। मैं उसके फेवर में हूं। जनसंख्या आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि भारत सरकार को ये मालूम हो पाए कि हमारे देश के अंदर सामाजिक रूप से कितना ऐसा वर्ग है जिसको सामाजिक न्याय वास्तविक में चाहिए। अगर हम वास्तविक आंकड़ों के बगैर कोई योजना बनाते हैं तो योजनाएं अधिकांश ये होता है कि या तो फेल हो जाती है या उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जो वंचित वर्ग है, जिसको राज्य के सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, जिसको राज्य की सुविधाओं की, राज्य की योजनाओं की, देश की योजनाओं की आवश्यकता है, और उन तक सही तरीके से पहुंच जाए।
समस्या बहुत ढेर सारी हमारे पास है। जनसंख्या का विस्फोट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। बहुत से चैलेंजेस है सोसाइटी के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, सरकार बिल्कुल काम कर रही है। बहुत सी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का कार्य कर रही है। सब प्रकार की सरकारें, केंद्र की हो या राज्य की हो, लेकिन देखना यह होगा कि क्या सामाजिक न्याय की जो योजनाएं बनी है उस वक्त उस वर्ग तक पहुंच पा रही हैं जिसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे अभी बहुत अच्छी योजना थी मनरेगा, उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है। कारण चाहे जो भी हो, पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करूंगा यहां पर एक सामाजिक न्याय की योजना थी। वो व्यक्ति इसके पास काम नहीं था, उसको काम की गारंटी की योजना थी। जो नया स्वरूप है ऑब्वियसली तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा नहीं है वो। मैं केवल इससे नहीं कह रहा हूं कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं, बल्कि जो योजना पूरी देखी गई है उसमें 60 दिन काम नहीं है, पैसों का कुछ बंटवारे का भी 60 और 40 का रेशियो कर दिया गया है, जो पहले 90 और 10 के आसपास था। पर निरंतर ऐसी सामाजिक कल्याणकारी न्यायपूर्ण योजनाओं को भारत के समाज को आवश्यकता है। तो सामाजिक न्याय इस संदर्भ में पढ़ने की आवश्यकता है, जो करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सुरक्षा से और बहुत संदर्भ में। इस पूरे कंपोजिशन में जो पेपर 2 का जो कंपोजिशन है, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस, as usual 250 marks, 20 questions. Each questions had 250, 200, 150 and 225 words, 20, 15, 12 and a half and 10 marks. As usual, as the first paper. डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। थर्ड पेपर का जो कंपोजिशन है वो ये थोड़ा सा बहुत डायनेमिक है। पेपर थर्ड को समझिए, जो बहुत डायनेमिक पेपर है और जो बहुत ही मजबूत पेपर भी है। इस पेपर के अंदर है इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। एक तो कुछ पार्ट पर लगभग 40% जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं उसको जानना जरूरी होता है, और उन सिद्धांतों के आधार पर किस तरह से डेटा उपलब्ध हमारे पास है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम्स, उसका मोटो, उसमें कितना फंड है और किस तरह से वो अप्लाई एंड रेगुलेट की जा रही है, इन सब का अध्ययन है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का, और किस प्रकार के सरकार के इकोनॉमिक सिस्टम से हमारा समाज लाभान्वित होता है, ये सब का अध्ययन किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। थोड़ा स्टैटिक है लेकिन ज़्यादा पार्ट इसका डायनामिक है। इंडियन इकोनॉमिक के बाद इसी का पार्ट है पर्यावरण या इन्वायरमेंट का, साथ में डाइवर्सिटी का, और इसी से लगा एक पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का। बहुत सी योजनाएं हैं, आंधी तूफान, भूकंप या कुछ नेचुरल डिजास्टर, उसमें किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, हमारे पास किस तरह से सोर्सेस हैं
किस तरह से हमने समूह संगठन बना रखे हैं, किस प्रकार पे हमारे फोर्सेस हैं, या कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई नेचुरल डिजास्टर्स होता है तो हमारे पास क्या योजनाएं हैं उसको संभालने के लिए, इन सबको पढ़ने का। फिर नियमावली क्या है, हमारी कानून का क्या व्यवस्था है, किस तरह से कानून की प्रक्रियाएं हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं, इन सबको जानने का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। बायोडायवर्सिटी हम जानते हैं कि समाज विविध है, पर्यावरण के रूप में, समाज के रूप में, पहनावे के रूप में, धर्म के रूप में, वर्ण, जाति, भाषा, खाना पीना, सब के रूप में भारतीय समाज की बहुत विविधता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसी पेपर थर्ड का पार्ट है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। ये प्रीलिम्स के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है। जो साइंस ने नए डिस्कवरीज किया है वो टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में आ जाती हैं। तो पिछले सालों में इंडिया ने या वर्ल्ड साइंटिस्ट ने किस तरह की टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है, या जो पहले टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं उसमें क्या अमेंडमेंट किया है, क्या नई रिसर्च आई है। जैसे हम डिफेंस के सिस्टम में सोचे तो मिसाइल टेक्नोलॉजी आज का बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से नई मिसाइलें आज दुनिया के देश बना रहे हैं, भारत भी बना रहा है। आप ड्रोन का का टाइम है, आज एआई का टाइम है। किस तरह की एयरक्राफ्ट, किस तरह की मिसाइल्स, किस तरह की एआई जनरेशन के न्यू वेपन्स, या हमारा जो सिक्योरिटी है वो कैसे संभलती है, ये पढ़ने की ज़रूरत है। नॉट इन द ओनली इन डिफेंस, इन टेलीकम्युनिकेशन, इन हेल्थ सेक्टर, ऑल्सो इन एजुकेशन सेक्टर। हाउ वी यूज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, how to use technology in history, in polity, in economy, इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। जो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। व्यक्तिगत रूप से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है ये, नई चीज़ों को जानने का, नई जिज्ञासाओं को जानने का, नई टेक्नोलॉजीज को, नई डिस्कवरीज को जानने का। व्हाट हैपेंड इन न्यू वर्ल्ड, हाउ टू वर्ल्ड साइंस चेंज देयर डिफिनेशंस। एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी है नई चीज़ों को जानने का, नए आविष्कारों को जानने का, इसका नाम है टेक्नोलॉजी का। और क्या है हमारा सिस्टम जो इंडिया को सिक्योर करता है, क्या है हमारी आर्थिक सुरक्षा का प्रबंधन। हमारी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीमा सुरक्षा बल, या हमारी राज्य की पुलिस व्यवस्था, ये पूरा का पूरा हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कैसे है, और इनके पास क्या वेपन्स हैं, क्या टेक्नोलॉजीज हैं जिससे ये भारत की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ये आसान नहीं है भारत की सुरक्षा करना। महान वीरों को बहुत गर्व है उनके ऊपर कि ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज ठंड के मौसम में हम बंद कमरों में, बहुत से गर्म कपड़ों में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन बहादुर नौजवानों से, सिपाहियों से सोचिए जो सीमाओं पे, सियाचिन के अंदर या पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सीमा की सुरक्षा करते हैं। हम सब भारतीयों को भारतीय होने के कारण उनको नमन करना चाहिए और उनका गर्व से सम्मान करना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, पॉलिटिकल पार्टियां अपने हित साधने के लिए, चुनाव जीतने के लिए चाहे चुप प्रपंच रहते, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि उनको सम्मान दें, उन पर गर्व करें, और जो देश, जो राष्ट्र, उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, वो उन्हीं की बहादुरी का नतीजा है। मैं खुद उसी ऐसे परिवार से आता हूँ जो भारतीय संग्राम का सबसे सिपाहियों में बहुत आगे रहे। फिर कभी उस पर चर्चा कर लेंगे, पर पेपर थर्ड का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार का है।
environment, economy, biodiversity, disaster management, technology and internal security. As usual, paper 2 and paper 1, 250 marks, 20, 115, 12.5 and 10 marks. The word limit is 250, 200, 150 and 125 words. Paper 4, usually called paper of ethics. In short, ethics क्या है? What is ethics? समानता ethics को इस प्रकार से डिफाइन किया सकता है कि हमने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में जो कुछ भी पढ़ा है या जो कुछ सीखा है, हमने इतिहास से क्या सीखा, हमने भूगोल से क्या सीखा, हमने भारतीय समाज से क्या सीखा, हमने भारतीय संविधान से क्या सीखा, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्या सीखा, हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध संगठनों से क्या सीखा, सामाजिक न्याय की संकल्पना से क्या सीखा, पेपर 3 में इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, बाकी सबको मिला के क्या सीखा, और हम उन सब को पढ़ने सीखने के बाद हमारे अंदर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक रूप से हम कितना नैतिक हुए। तो नैतिकता की व्याख्या क्या है? Socrates was the father of ethics and father of philosophy. तो सुकरात से लेके बाकी जो विचारक रहे, लाइक प्लेटो और अरिस्टोटल और बाकी लोग, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से उन लोगों ने एथिक्स को, नैतिकता को, वैल्यू को, मूल्य को, मॉरलिटी को कैसे व्याख्यात किया है, एक वो देख लेंगे। और फिर ये देखेंगे कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कितना नैतिक रूप से काम करती है। बस इतना समझ में अगर आ गया तो ये पेपर आसान हो जाता है। अगर कोई ये उससे पूछे कि इसका कंटेंट ऑफ मटेरियल क्या है, तो बहुत व्याख्यात नहीं है। इन संकल्पनाओं के आधार पर नैतिकता को पढ़ाया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ाता भी इस पेपर को हूँ, लेकिन जिनका पॉलिटिकल साइंस है, जिनका फिलोसफी सब्जेक्ट है, उनके लिए पेपर थोड़ा सा आसान है, क्योंकि मोर और लेस लगभग आधा सिलेबस का पार्ट इन दो सब्जेक्टों से ये पेपर कवर कर लेता है, पॉलिटिकल साइंस वालों का या फिलोसफी वालों का। जो संकल्पनाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं सुकरात की, प्लेटो की या बाद के लेखकों की, को एथिक्स को लेकर क्या कहते हैं और क्या डिफरेंसेस टाइम टू टाइम किस तरह से बदलता गया है नैतिक समाज, और फिर किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में नैतिकता के सिद्धांत लागू किए गए हैं, खास करके अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के अंदर एंड गुड गवर्नेंस के अंदर, वो देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो पेपर 4 एथिक्स का पेपर है, और एक थोड़ा सा फिलोसफिकल अप्रोच इसका है। पॉलिटिकल फिलोसफी का अप्रोच ज़्यादा है, प्योर फिलोसफी भी नहीं है। जो पॉलिटिकल फिलोसफी है उसके अप्रोच पे पेपर ज़्यादा रखा गया है। Plato was the father of political philosophy and Socrates was the father of philosophy and father of ethics. बाद में इस संकल्पनाओं पे इस पेपर को व्याख्यात कर दिया जाता है। प्रशासनिक क्षमताओं में इसका कैसे प्रदर्शन होता है, उसकी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज व्याख्या हो जाती है। तो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े इजी हो जाते हैं। यही तुम्हारा समान अध्ययन का चारों पेपर का कंपोजिशन। इस समान अध्ययन के चारों पेपरों के बाद प्रत्येक को यह राइट होता है कि उनको एक ऑप्शनल पेपर या किसी विषय का चयन कर लें। जो बहुत प्रचलित सब्जेक्ट हैं, पोल साइंस हो गया या सोशोलॉजी हो गई, इतिहास है, भाषाएं हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे पहले तो बहुत आया करते थे लेकिन अब कम आ रहे हैं। इनमें से कोई एक विषय का चयन कर लीजिए और उस विषय के अंदर भी 2 प्रश्न पत्र हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ सिलेबस सब्जेक्ट का लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत बड़े सिलेबस होते हैं। पेपर 1 भी 250 मार्क्स का है, एज लाइक जीएस कंपोजिशन, और पेपर 2 भी 250 मार्क्स का ही है। तो दोनों मिला दिया जाए अगर
तो ये पेपर भी 500 अंक का हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं पोल साइंस पढ़ाता हूँ ऑप्शनल के लिए, जीएस की क्लास को पेपर 2 एंड पेपर 4 पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए अगर कोई मेंटरशिप चाहता है तो वो पोल साइंस और पेपर 2 पेपर 4 के लिए काम जुड़ सकता है। अब पूरा देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मेंस में कितना है, कौन लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, पूरा कॉम्बिनेशन देखा जाए कि क्या बनता है ये पेपर, और फिर कौन लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो हम एक एक पेपर चले। पहला पेपर था हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज के पेपर के मार्क्स ऐड नहीं होते। आपको क्वालिफाई करना है केवल 25% मार्क्स के साथ, तो आपको अगले नेक्स्ट पेपर के लिए कंसिडर करेगा यूपीएससी। अगर आप इसे फेलियर करते हैं तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मान के चलिए कि लैंग्वेज पेपर जोड़ा नहीं जाता है। सेकंड पेपर जो आपका है वो है एसे राइटिंग का। अब एसे राइटिंग का मतलब ये है कि हमने अभी बताया कि 2 एसे लिखने हैं, तो एक एसे आपका है 125 मार्क का और दूसरा भी है सेम मार्क्स, दैट मीन्स 250 मार्क्स इन पेपर एसे। तो यहां से अंक मिलना आरंभ होता है। जीएस पेपर 1, 2, 3 and 4, each paper have 250 marks। तो अगर टोटल जोड़ लिया जाए चारों पेपर 250 नंबर का है तो हो गया यहाँ पर 1000 नंबर जीएस के पेपरों का। ऑप्शन को जोड़ दिया जाएगा। सो पेपर 1 and पेपर 2 have individually 250 marks. So total number of option is 500. So we also added 500 marks in the total. So total number is 1750 is the total marks in mains descriptive examinations. It is 1750. कौन लोग जाते हैं मेंस का एग्जाम लिखने के? जो लोग 15,000 क्वालिफाई किए हैं मेंस को लिखने के लिए, सबने दिया होगा एग्जाम। किसी कारण से किसी छोड़ दिया होगा, किसी बीमारी आ गई होगी, कोई मोदी छोड़ते नहीं लोग, जिसको ये अवसर मिलता है। ऐसे वे लोग जिन लोगों को मेंस का अवसर मिला था, तो क्वालिफाई वो करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी जो पहले हमने एज एग्जांपल सेट किया था, उसको फिर से रिपीट कर लें। इससे आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीप्लाइड बाई 3। और अगर आपको अभी याद है इस क्लास का, तो हम प्लेस में कितने क्वालिफाई करके आए हैं? ऑलमोस्ट 15,000 बच्चे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी। मेंस में कितना क्वालिफाई किए? अप्रॉक्स 3000 स्टूडेंट। इसका मतलब कि यहां पर भी नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कम है, और फेल्योर जो बच्चे हो रहे हैं मेंस में उनकी नंबर ज्यादा है। फिर से यहाँ पर मेंटरशिप की आवश्यकता है कि कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे क्वेश्चंस को के आंसर ड्रॉ करें, वर्ड लिमिट कैसे कंट्रोल करें, कितना फैक्ट हो, कितना डिस्क्रिप्शन हो आंसर में, वो सब एक मेंटरशिप की कैपेबल एक मेच्योर मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, दे आर कॉल फॉर इंटरव्यू। ऑब्वियस है कि इंटरव्यू में वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं जितनी वैकेंसी है,
तो लास्ट में ये क्वालिफाई कर लेते हैं। और इंटरव्यू का टोटल मार्क्स है 275। तो अगर हम 275 को यहाँ जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2025 टोटल मार्क्स मेंस विद इंटरव्यू। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 2025 मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। कट ऑफ मेरिट की अगर लास्ट कट ऑफ मेरिट की बात देखी जाए तो कैटेगरी वाइज भी अगर देख लें तो जनरल क्लास का अगर है तो 52 to 55 पर ये टॉप कर जा रहा है ना, टॉपर मेरिट्स ये जनरल क्लास की किसी भी क्लास की हो और इस नंबर पे क्वालिफाई कर जा रहा है। ओबीसी में भी 50 या 49% पे वो क्वालिफाई कर रहा है। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर वो 48 पर क्वालिफाई कर रहा है और अगर उसी कैटेगरी एसटी के आसपास है तो 47 या 45 के आसपास भी देखा गया क्वालिफाई कर रहा है वो। जो मेरिट बहुत नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी एक कल्चर आजकल है 10% का, अप्रोक्स वो भी 50% के आसपास क्वालिफाई कर रहा है। तो ये है क्वालिफाई करने का नंबर ऑफ कट ऑफ मार्क्स और ये है पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न जिससे आपको इस परीक्षा को प्रिपेयर करना है और अपना एक अवरा क्रिएट करना है कि कैसे इस परीक्षा में हम अपने आप को अपीयर करें और अपने अध्ययन का क्षेत्र कितना बनाएं। दो विकल्प हैं आपके पास कि पूरा समझ के खुद से पढ़ लीजिए और यूपीएससी की जो मांग है उसको पूरी करिए। दूसरा विकल्प आपके पास है कि किसी अच्छी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करिए, बट अच्छे टीचर्स हों, अच्छा वातावरण हो, वहाँ ज्वाइन करिए। आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ढेर सारे हैं और अपने विकल्प में चयन कीजिए, 2-4 जगह टहल घूम लीजिए, फिर एक अपना आप को परखिए कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है कि किसी एक कैपेबल मेंटोर को अपना मार्गदर्शक चुनिए। आजकल चलन है मार्गदर्शन का, अच्छे मेंटोर्स मिल जा रहे हैं, पे हैं वो लोग ही पैसा लेते हैं, फ्री में आजकल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो मेंटरशिप अगर किसी की आपके पास कैपेबिलिटी की है तो आप एग्ज़ाम को ईजिली पास कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी मेंटरशिप को अपने ही से एग्ज़ाम को समझते हैं और खुद भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटरशिप लीजिए या कोचिंग लीजिए, अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम को समझ पा रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दें कि जैसे यूपीएससी नोटिफिकेशन नया जारी करेगी आपको हम बता देंगे। पूरा वीडियो देखिए, शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपको लाभान्वित हो सके और अधिक से अधिक लोगों को चैनल पर विजिट कराइए।